Hello, guys. How are you? A very, very good afternoon to all of you. Hello, guys. How are you? कौन कौन आया आज की क्लास में? मोहित, वैष्णवी, दीपांशु और एनएम इज निधि। आई थिंक निधि, बहुत दिनों बाद दिखी बेटा क्लास में तुम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई नहीं होता है, सीबीएसई होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लास्ट में ई होता है बेटा, सी नहीं होता है। बोलने में वो सीबीएसई सुनाई देता है, लेकिन होता है सीबीएसई। ऐसी बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक अपन रियल लाइफ में करते रहते हैं। आवाज आ रही है क्या? ठीक से बताना जरा एक बार फटाफट से। आवाज और वीडियो क्वालिटी ठीक आ रही है क्या? अपना अपना नाम भी लिख दो फटाफट से। क्लास स्टार्ट उससे पहले अपना अपना नाम भी बता दो। अब की बार मैं नाम लेके जवाब पूछूंगा। और वो नाम मैं नोट करूंगा। अभिषेक, बहुत बढ़िया। नवनीत, वैष्णवी, और कौन कौन बच्चे हैं? जल्दी से अपना नाम लिख दो, घबराओ मत। नाम लेके पूछूंगा, लेकिन तुम्हारा जवाब अगर गलत भी होगा तो भी डांटूंगा नहीं तुम्हें, शाबाशी ही दूंगा कि तुमने प्रयास किया। स्टार्टिंग में कुछ और भी नाम लिखे हुए थे बच्चों के। दीपांशु, मोहित, आकाश। जवाहर भी प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया जवाहर। जवाहर, तुमने रिसेंटली बहुत इंप्रूवमेंट किया है, बहुत बढ़िया यार। स्टार्टिंग की क्लासेस में तुम्हारे जवाब गलत आते थे, अब तुम्हारे धीरे धीरे सही आने लगे हैं। अमान भी आया है, बहुत बढ़िया। आकाश भी आया है, हर्षिल भी है, नवनीत भी है। वेल डन, वेल डन। एसपी, तुम हेल लिखना चाह रहे हो, हेलो लिखना चाह रहे हो यार? हेल, 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 हेल। चलो, टाइम हो चला है अपना, क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। इंटीग्रल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों अपन ने 4 क्लासेस में कवर किए थे, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अपन 3 क्लासेस में कवर करने वाले हैं। हाँ, अभी स्टार्टिंग किया जस्ट। वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम नितेश जाखड़। जो बच्चे नए हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, और JEE 2003 में मैं ऑल इंडिया रैंक वॉज 1161। जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। क्या? क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें, कंप्लीट लेक्चर देखें। अगर क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास के टॉपिक रिवाइज कर लेने चाहिए, ताकि साथ साथ में एक एक चैप्टर डन होता जाए, ठीक है? चैट पे बी पोलाइट विद योर टीचर्स एंड योर पीयर्स। स्पैम ना करें, अनसिविलाइज लैंग्वेज यूज़ ना करें। माई डाउट सेक्शन में आप, अगर मैं कोई प्री रिक्विजिट बोलता हूँ कि देखो ये अपन ने पढ़ा था, वो आप बाई चांस आपको याद नहीं हो, तो आप माई डाउट्स वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। देर आर अदर टीचर्स अवेलेबल राइट नाउ जो आपके इस तरह के डाउट्स को सॉल्व करेंगे। क्रोम या फायरफॉक्स में क्लास चलाओगे तो बड़ी स्मूथली चलेगी। एंड्रॉयड वर्जन 6 या अबव में क्लास स्मूथली चलेगी, और इंटरनेट स्पीड अगर 5 Mbps या उससे ऊपर है तो क्लास बढ़िया चलेगी। समझ गए भैया? सॉरी, इट्स हेलो। हेल, हेल शैल रेन डाउन अपॉन यू इफ यू टाइप हेल इंस्टेड ऑफ हेलो। चलिए, डीपीपी करके लाए हो क्या? डीपीपी में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। डीपीपी थी अपनी डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर, जो लास्ट में अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। लिमिट को डेफिनेट में कन्वर्ट करना, एस्टिमेशन करना,
इस तरह की चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी उस पर बड़े इंटरेस्टिंग सवाल दिए थे मैंने, कुछ प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल करके करके लाए हो क्या? जो भी डाउट हो फटाफट से पूछ लो ज़रा। डीपीपी में जो भी डाउट हो जल्दी से पूछ लो, फिर अपन 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। क्या डाउट है डीपीपी में? डीपीपी बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट को कैसे डेफिनेट में कन्वर्ट करना है, एस्टीमेट कैसे करना है जब इंटीग्रेट नहीं कर पाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। या दो फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे से बड़ा है तो बड़े वाले फंक्शन का इंटीग्रल बड़ा आता है, छोटे वाले का इंटीग्रल छोटा आता है। जल्दी से फटाफट से बता दो कोई डाउट हो तो। अगर नहीं है डाउट तो नो लिखो ताकि अपन आगे बढ़े। अगर कोई डीपी में डाउट नहीं है तो नो लिख के छोड़ दो चैट में ताकि हम आगे बढ़ें। नो 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 नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मुझे पता है कि तुम लोगों ने डीपीपी नहीं करी है, नहीं करी है। डीपीपी अगर करी होती तो कुछ बहुत अच्छे सवाल थे, उनको तुम ज़रूर पूछते, लेकिन तुमने डीपीपी करी नहीं है। हो सकता है तुमने सॉल्यूशन देख लिया हो, क्वेश्चन खोला, सॉल्यूशन पढ़ लिया, यूँ लगा कि हाँ मुझे आ गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इट इज़ सेम एज कि आप क्रिकेट खेलते हो और बाउंसर बॉल पे आउट होते हो और आपका कोच बोले कि बेटा बाउंसर बॉल आए तो नीचे बैठ जाना, आप कहते हो यस सर अब मैं कर लूँगा। जैसे ही बाउंसर बॉल आती है तुम्हारे सिर में लगती है फिर से। सेम कहानी यहाँ पे है, जब तुम सॉल्यूशन देखते हो और लगता है कि हाँ सर अब तो मुझसे हो जाएगा, वो होता नहीं है। वो तो जो जिसने सॉल्यूशन बनाया उसने सॉल्व किया ना, तुमने थोड़ी सॉल्व किया है। इसलिए डीपीपी 5 क्वेश्चन ही देता हूँ डीपीपी में, हर कंसेप्ट को कवर करने वाले एक एक क्वेश्चन देता हूँ, उनको कर लोगे तो कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलो एनीवे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे। बेसिक सी बात, एक्सिस की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो 2D ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को अपन सिर्फ y इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, लेकिन 3D ज्योमेट्री में अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन बतानी हो तो y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 दोनों बोलने पड़ेंगे। 3 डायमेंशन में दोनों बोलने पड़ेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है तो इस पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पर y भी 0 आएगा और z भी 0 आएगा, दोनों को कंबाइंड लिखोगे तब जाके ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी। इन द सेम वे y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 दोनों बोलनी पड़ेगी। सिमिलरली हमें z एक्सिस की इक्वेशन भी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 बोलनी पड़ेगी। दूसरी काम की बात, 3D ज्योमेट्री में सिर्फ x इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो तो वो कोई लाइन नहीं है, वो एक प्लेन है। कौन सा प्लेन? YZ प्लेन। देखो ना, अच्छा दोबारा बना देता हूँ डायग्राम, देखो। अब ये वाला प्लेन अगर आप देखोगे, ये वाला कौन सा? YZ प्लेन। तो YZ प्लेन पे आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें x हमेशा 0 ही दिखेगा। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में x इक्वल टू 0 का मतलब लाइन नहीं है, YZ प्लेन है। सिमिलरली y इक्वल टू 0 लिखा हो तो वो XZ प्लेन होगा। बड़ी काम की बात है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ और बेसिक बातें, सपोज एक 3 डायमेंशन में आपके लिए मैंने डायग्राम बनाया है और एक जनरल पॉइंट लिया है px, y, z। उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं XZ प्लेन के ऊपर तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा ये x, y, z निकल जाएगा, क्योंकि y को अपन ने ड्रॉप कर दिया XZ प्लेन के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ये वाला डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है कि z होगा क्योंकि z डायरेक्शन में कितना आगे आया। ये वाला डिस्टेंस x होगा क्योंकि x डायरेक्शन में कितना आगे आया, और ये डिस्टेंस y है, y डायरेक्शन में कितना ऊपर गया। काम की बातें क्या है इसमें? काम की बातें और आपसे एक सवाल कि इस पॉइंट P का XZ प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से लिखना चैट में, देखता हूं आपको समझ में आता है कि डायग्राम देखकर। इस P पॉइंट का XZ प्लेन से डिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी से बताना जरा। देखते हैं आपको 3 डायमेंशन में कितना इमेजिनेशन है, कितनी क्लैरिटी है। y नहीं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस y नहीं होगा, डिस्टेंस मॉड y होगा। कल को y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हुआ, -2 हुआ, तो ये थोड़ी पता होगा कि सर -2 डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा मॉड्यूलस ऑफ y बोलना है। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो दिख ही रहा है कि P पॉइंट से अगर मैं इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ रहा है? x, 0, z। समझ गए ना? दूसरी बात, सिमिलरली अगर YZ प्लेन से डिस्टेंस देखना होगा तो वो मॉड x आ जाएगा।
और वाई जेड प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखना हो तो एक्स वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, वाई और जेड एज इट इज बने रहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई, बिल्कुल ठीक। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाला जा सकता है। अगला सवाल, मुझे बताना इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी से। इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा, कौन सही बताता है, देखें जरा। मॉड जेड नहीं आएगा, ना 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 ना, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के। एक्स एक्सिस से रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। डायग्राम को देखना, ध्यान से देखना, देखो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, यानी ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये एंगल 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना, और ये वाला डिस्टेंस y है, ये वाला डिस्टेंस z है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2D ज्योमेट्री में कुछ अलग होता है, यहां पर कुछ अलग है, ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। समझ गए हो क्या? समझ गए हो तो जल्दी से यस लिखना, मैं अगली बात करता हूं। लगे हाथ मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बता दो कि पी पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट, सपोज ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जल्दी से। लेट्स सी किसको समझ में आया, इमेजिन करना है और कुछ नहीं है। एक्स कॉमा जीरो, बिल्कुल सही। डिस्टेंस आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को अगर आप यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डालोगे, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, इधर से देखोगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। और इस पॉइंट को अगर देखो तो ये वाला डिस्टेंस एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो एक्स, और एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट दोनों हो जाएंगे जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड गुड गुड। एक ही तुम्हारा जवाब गड़बड़ था, 0,0,z नहीं आएगा, y और z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट वही बना रहेगा। इन द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे, y एक्सिस और z एक्सिस से डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाला जा सकता है, और ओरिजिन से डिस्टेंस तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा। ये तो सिंपलेस्ट है, ये तो हर किसी को आता होगा। कुछ और बेसिक फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही जैसा 2D ज्योमेट्री में होता है, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई, ये वाली। सेक्शन फार्मूला बिल्कुल वैसा ही जैसा 2D ज्योमेट्री में होता है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल वैसा जैसा 2D ज्योमेट्री में होता है, बस एक z कोऑर्डिनेट की टर्म एक्स्ट्रा आ गई। क्लियर? करके बताओ जरा ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू 10। एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम 10 बना रहे। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सवाल एकदम। एक पॉइंट है जिसका दो पॉइंटों से डिस्टेंस, हाँ 10th के फॉर्मूले हैं, मेंस में काम आ जाते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लोकस क्या आएगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ उस लोकस की इक्वेशन क्या आएगी। हिंट किस तरह का यार, हिंट तो सिंपल है, ये लो हिंट ले लो। मैंने ये कहा कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, उसका दो गिवन पॉइंट से P पॉइंट जो कि है 1,0,0 और Q पॉइंट जो कि है -1,0,0, यहाँ से अगर मैं D1 और D2, तो आपको D1 प्लस D2 दे रखा है 10 के बराबर। ये लो हिंट आ गया, बहुत बढ़िया हिंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना है, D1 की वैल्यू निकालो, D2 की वैल्यू निकालो, फिर सिंप्लीफाई करके उसका लोकस निकाल दो। 10th के फॉर्मूले हैं, लेकिन 10th में वो 2D ज्योमेट्री में देखते हैं अपन। अब 3D ज्योमेट्री में भी लगभग सेम फॉर्मूले ही दिखाई देंगे हमें। 4x इक्वल टू 0 नहीं यार, नहीं। x इक्वल टू 0 कैसे यार, स्फीयर कैसे यार, कमाल करते हो यार, नए नए फंडे निकाल के लाते हो तुम यार।
इक्वेशन, ये लो क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। अब तो बता दो, इक्वेशन ऑफ लोकस निकालनी है। ऑप्शन में इक्वेशन दी हुई है, ये नहीं पूछा कि इलिप्स आएगा, स्फीयर आएगा, प्लेन आएगा, ये नहीं पूछा यार। दे रखा ना यार, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। हाँ 3D में सिर्फ एक जेड वेरिएबल एक्सा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इक्वेशन बुरी है तो उस बुरी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन समझाया ना मैंने आपको, इस पॉइंट का लोकस निकालना है जो एक वेरिएबल पॉइंट है। इसकी कंडीशन क्या दे रखी है कि इसका P से डिस्टेंस प्लस Q से डिस्टेंस, यानी कि D1 प्लस D2 दे रखा है 10 के बराबर। चलो मैं सॉल्व करता हूँ फिर। D1 अगर निकालूंगा तो वो आएगा अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, सिंपल है। प्लस D2 अगर निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है 10 के बराबर। तो सिंप्लीफाई करना है तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपको स्क्वायर तो करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे अगर स्क्वायर कर दोगे तो वापस जब 2ab वाली टर्म आएगी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, एक को उधर ले जाते हैं, तो बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट x प्लस 1, किसी भी एक को उधर ले जाओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अब हम कर देते हैं दोनों तरफ क्या, स्क्वायर कर दे रहे बाबा, स्क्वायर कर दे रहे। देखें क्या बन जाएगा, ये वाला तो बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उधर क्या बन जाएगा, एक तो 100 आएगा, प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और माइनस 20 टाइम्स अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये तो सिंपल है। इलिप्स आएगा तो ऑप्शन देखकर टिक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा। 3 डायमेंशन में तुम्हें पता थोड़ी है कि इलिप्स की इक्वेशन कैसी दिखाई देती है, वो तो अभी आएगी तब पता चलेगा। 2D में तो बड़ी सिंपल सी होती है, 3 डायमेंशन में पता नहीं इलिप्स की इक्वेशन कैसी होती है। तो देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कैंसिल होगा, ये वाला पार्ट अपन राइट में ले जाते हैं और ये वाला पार्ट लेफ्ट में ले जाते हैं, तो बन जाएगा 20 टाइम्स अंडर रूट। इसका मतलब 3D ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री में तुम्हें अभी तक फर्क करना आया नहीं है। दिस इज इक्वल टू 100 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तो 4x आ रहा है ना, तो 4 कॉमन निकाल लूँ तो ये बन गया 5 टाइम्स अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाल दिया था तो बन गया 25 माइनस एक्स। फिर से स्क्वायर कर देना चाहिए, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि फिर से स्क्वायर कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए। स्क्वायर किया तो ये बना 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये बना 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। कुछ गलती की अपन ने, हाँ गलती कर दी ना। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ठीक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी ठीक है, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है। ये 25 प्लस एक्स आएगा, यानी कि यहाँ पर ये प्लस का 50x हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक थी और कुछ नहीं था बस। तो 25 माइनस एक्स है, जिसको 24x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, और ये वाला 50x और ये वाला 50x तो कट गया, और 625 यानी कि माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये निकल के आई इक्वेशन। हाँ 25 प्लस एक्स आने वाला था, यहाँ पे मिस्टेक करी थी अपन ने। गॉट द आंसर बट लिटिल लॉन्ग टू टाइप, ये था फाइनल आंसर। ऐसा दिखेगा ऑप्शन में। अब तुम ऑप्शन को देखकर पहचान पाओगे क्या कि ये इलिप्स है या सर्कल है या हाइपरबोला है? नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि अपन ने जो चीज़ें पढ़ी है वो अभी 2D ज्योमेट्री में पढ़ी है। 3D ज्योमेट्री में अपन सिर्फ प्लेन और लाइन की इक्वेशन ही पहचान सकते हैं, ना तो अपन सर्कल को पहचान सकते हैं, ना अपन इलिप्स को पहचान सकते हैं इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो तो फटाफट से यस लिखना, मैं आगे बढ़ूं। सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था यार। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था और दो रूट की टर्म्स आ रही थी, उनको सिंप्लीफाई करना था बस। ये थ्योरेटिकली इलिप्स है क्योंकि जो कंडीशन दी हुई थी वो इलिप्स की थी। ये सर्कल नहीं है, इलिप्स है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इलिप्स ऐसा ही दिखे 3D ज्योमेट्री में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन अब की बार
ध्यान से करना, ध्यान से करना, ध्यान से करना। फाइंड द रेशियो इन विच दिस प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। 25 प्लस एक्स कैसे आया? मैंने 4 कॉमन निकाला है, 4 को मैंने कॉमन निकाला है और 4 कॉमन निकाला तो ये 25 कैंसिल आउट होके 5 बन गया। अब ठीक, तो 4 कॉमन निकाला था तो ये 25 बन गया, ये वाला x बन गया, तो 25 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा? करो, इसका डायग्राम बना के दिखाऊं? ये इस तरह का कुछ है। एक पॉइंट दे रखा है अपन को -2, 4, 7 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3, -5, 8। पूछता है कि ये वाला प्लेन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। प्रॉपर्टी एलिप्स की थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन तो 2D ज्योमेट्री में आते थे ना यार। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो अपन क्या करते थे, अपन λ:1 का रेशियो मान लेते थे और सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते थे और बोलते थे कि ये वाला पॉइंट y एक्सिस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम फंडा यहां पे लगाना है, सेम फंडा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। करो जरा। 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक प्लेन दे रखा है, पूछा है कि वो प्लेन उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हिंट दूं क्या? मान लो वो λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास क्या, 3λ -2 अपॉन λ+1, 4 -5λ अपॉन λ+1, 8λ+7 अपॉन λ+1। समझ में आया क्या? जवाहर का सही जवाब। वेल डन जवाहर यार, बहुत बढ़िया। वेल डन, वेल डन, वेल डन, रियली वेल डन। तुम रिसेंटली बहुत सही जवाब निकालने लगे हो। यू हैव बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर द अदर स्टूडेंट्स कि पहली बार में भी आंसर सही निकल सकता है। देखें जरा बाकी बच्चों का निकल पा रहा है क्या? अमन का भी सही आया, 3:10। वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलो करते हैं जरा। क्या किया अपन ने कहा कि ये प्लेन मान लिया अपन ने λ:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो λ:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लिया और ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा किसको? प्लेन की इक्वेशन को। तो प्लेन की इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट कर देता हूं। प्लेन की इक्वेशन क्या है? वो है x - 2y + 3z = 17। तो x की जगह डाला मैंने 3λ - 2 अपॉन λ+1 माइनस ट्वाइस ऑफ y की जगह डाला मैंने 4 - 5λ अपॉन λ+1 प्लस 3 टाइम्स z की जगह डाला मैंने 8λ+7 अपॉन λ+1। दिस इज इक्वल टू 17। बहुत ही मुश्किल इक्वेशन है सर, ये तो पता नहीं सॉल्व कैसे होगी। कहाँ है मुश्किल यार? क्योंकि डिनोमिनेटर में सब में λ+1 आ रहा है, तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 3λ - 2 माइनस 8 + 10λ प्लस 24λ प्लस 21 इज इक्वल टू 17λ + 17। λ+1 एलसीएम आ गया, उसको उधर ले गए, सॉल्व कर लेना। लैम्डा की वैल्यू 3/10 आ रही है। इसका मतलब रेशियो क्या आ रहा होगा? रेशियो आ रहा होगा 3:10 का रेशियो। बहुत मुश्किल सवाल है सर। हाँ, कुछ बच्चों का निकल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट निकला पर सही निकला। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखी। एसएन तुमने बेटा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी लगती है, तुम्हारा 5:4 आ रहा है, दैट इज गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है। ध्यान से करो, ध्यान से। चले आगे। डायरेक्शन कोसाइंस आप जानते ही हो, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय ए लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। 3 डायमेंशन में अगर आप देखोगे इस तरह का, और कोई लाइन सपोज इस तरह की पास हो रही है, वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है, देन cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। एक्चुअली इससे डायरेक्शन डिसाइड हो रही है ना, एक्स के साथ कितना एंगल, वाई के साथ कितना एंगल और जेड के साथ कितना एंगल, इसे इनको बोला डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ खास बातें डायरेक्शन कोसाइंस की जो हमें हमेशा याद रखनी है। क्या क्या? लेट LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस, इट मीन्स द लाइन इज ट्रेवलिंग अलोंग ए वेक्टर।
तो लाइन की डायरेक्शन ही तो मिल गई हमें, क्या, एल आई कैप प्लस एम, दिस शुड बी एम जे कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। जब 2D ज्योमेट्री में अपन लाइन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, तो वहां पे वाई एक्सिस की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल निकल गया तो वाई से अपने आप 90 माइनस थीटा निकल जाएगा, इसलिए वहां पे एक एंगल से काम चल जाता है। लेकिन 3 डायमेंशन में हमें तीनों एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है ये तीनों ध्यान में रखनी पड़ती है, और अगर एल एम एन उसके डायरेक्शन को साइन है देन लाइन इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस वेक्टर, तो लाइन की डायरेक्शन डिसाइड हो गई। दूसरी बड़ी काम की बात कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये भी आपको याद होगा। अगर एल एम एन आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन, तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी उसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस हैं, यानी कि आप डायरेक्शन को साइंस को सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो स्टिल उसके डायरेक्शन को साइंस की तरह ही काम करेंगे। इफ एल एम एन आर डी सी ऑफ द लाइन देन एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन। क्यों, इस वेक्टर का अगर इस वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालोगे तो वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा ना, और उसकी वैल्यू तो 1 होती है, यानी इस वेक्टर का मॉडुलस 1 है, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर है। किसकी डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन में। काम की बात है, ध्यान रखना है इसको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स एक्सिस के डीसी क्या हो जाएंगे 1,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस से 90 बना रही है, जेड एक्सिस से भी 90 बना रही है, और कॉस 90 होता है 0, तो कॉस अल्फा 1 आ जाएगा, कॉस बीटा और कॉस गामा 0,0 आ जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस और जेड एक्सिस या उनके कोई पैरेलल लाइन हो तो उनके भी डीसी बड़ी आसानी से 0,1,0 और 0,0,1 कहे जा सकते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो लिखना, नहीं तो फटाफट से यस लिखना, मैं आगे बढ़ूं। बहुत ही बेसिक बातें हैं, बहुत ही सिंपल बातें हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपन, ये काम की बातें जिनको अपन को दिमाग में बिठा कर रखना है। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं भैया, डायरेक्शन कोसाइन के ही प्रोपोर्शनल कोई नंबर डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सपोज अगर डायरेक्शन कोसाइन कुछ इस तरह का है 1/√3 1/√3, 1/√3, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज हम 1,1,1 बोल देंगे। क्यों, क्योंकि √3 परेशान करता है हमें। डायरेक्शन कोसाइन जब भी निकालोगे उसमें रूट वाली टर्म आने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि वो कॉस थीटा की वैल्यू है, उसका मॉडुलस 1 होता है, यानी कि वो डिवाइड में अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² आ रहा होगा। फोर्थ नंबर नहीं समझ में आया तुम्हें, फोर्थ नंबर क्या बोलता है कि एल एम एन अगर डीसी हैं तो एल एम एन इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन। ये तो समझ रहे हो ना कि ये जो वेक्टर है ये लाइन की डायरेक्शन में है, और लाइन की डायरेक्शन में है, और इसी का अगर मॉडुलस भी निकालोगे तो वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब एक यूनिट वेक्टर है। तो डायरेक्शन भी इसी की डायरेक्शन में है, और कल को लाइन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लेना हो तो एल एम एन ले लेना, ठीक है। तो अपन यही बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के ही कुछ प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन के तो 2 ही सेट हो सकते हैं, या तो एल एम एन या माइनस एल माइनस एम माइनस एन। लेकिन डायरेक्शन रेशियो हम अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। सपोज डायरेक्शन कोसाइंस हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया था अभी 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो डायरेक्शन रेशियोज में 1,1,1 ले लूंगा, 2,2,2 भी ले सकता हूं, लेकिन काम नहीं है, ज़्यादा बढ़िया तो 1,1,1 ही रहेंगे। कौन, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइंस होता है क्या, नहीं 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 नहीं, अभी बताता हूँ, बताया ना एग्जाम्पल मैंने। सपोज डायरेक्शन कोसाइन ये है, तो डायरेक्शन कोसाइन की खास बात क्या है कि ये जो भी वैल्यू आएगी ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्यों, क्योंकि वो कॉस अल्फा की वैल्यू है। अब -1 और 1 के बीच में लाई करेगी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। 1 से बड़ा नंबर तो है नहीं, 1 से छोटा है, तो फ्रैक्शन में आएगा 1/2, 1/3, 1/5, 1/√2, 1/√5। तो ऐसी चीज़ों से हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज इन डायरेक्शन कोसाइन को मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया नंबर मिला 1:1,1,1, उसको मैंने बोल दिया डायरेक्शन रेशियो बोल दिया। अब समझ गए, क्लियर है मोहक। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन सेम नहीं होते हैं। पीके, तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो गया होगा अब।
ABC क्या है बता रहा हूँ ना, ABC कोई नंबर है डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल। जैसे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1/√3, 1/√3 और 1/√3, ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इन सबको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 1,1,1। तो ये डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं है, अब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी उनका रेशियो सेम आता रहेगा। क्लियर? अगर दो पॉइंट हैं ए और बी, ध्यान से सुनना, ए पॉइंट है x1 y1 z1 और बी पॉइंट है x2 y2 z2। इस लाइन के अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे x2 माइनस, ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। क्वेश्चन कराऊंगा अभी। तो डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अगर उस डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको इसकी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बनता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू दिस। जैसे करते हैं ना अपन 2D ज्योमेट्री में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बेसिकली एक रेशियो ही तो होता है। इन द सेम वे यहां पर जो रेशियो होते हैं वो 3 नंबर होते हैं, a, b, c टाइप के। तो वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होंगे। और उससे अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो हमें उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। वेयर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हाँ, ए कैन बी रिटन एज n टाइम्स l कॉमा n टाइम्स m कॉमा n टाइम्स k। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर डी आर ए कॉमा बी कॉमा सी है तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब a कॉमा बी कॉमा सी, उससे अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन बनाने हैं तो डायरेक्ट a कॉमा बी कॉमा सी क्या डिनोट करता है, लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर डिनोट करता है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। डायरेक्शन रेशियो अगर a कॉमा बी कॉमा सी है तो लाइन की डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी? एक वेक्टर से डिसाइड होगी कि इस डायरेक्शन में वेक्टर है, वो वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होगा। लेकिन अगर इस डायरेक्शन के हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इस पूरे वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैं √a² प्लस b² प्लस c² यानी कि उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा। वही तो किया, डिवाइड डिवाइड और डिवाइड। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ DC इज 1, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। तो DR और DC दोनों में अब कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज चीज सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। डायरेक्शन रेशियोज अच्छे नंबर होते हैं 1, 2, 3। डायरेक्शन कोसाइन थोड़े गंदे नंबर होते हैं 1/2, 1/3, 1/5, इस तरह के होते हैं। क्लियर है क्या? देऊं सवाल? बढ़े आगे? चलो एक और काम की बात, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में 2D ज्योमेट्री होती तो बड़ा आसान होता कि ये लाइन सेगमेंट है जो कि x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाला है। अगर x एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ये x2, 0 है, ये वाला x1, 0 है, x1, 0 है। तो ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ है वो लेंथ क्या आ गई, x2 माइनस x1 का मॉड्यूलस। इन द सेम वे 3D ज्योमेट्री में भी आप किसी लाइन सेगमेंट की x एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालनी है तो इस पॉइंट से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, इस पॉइंट से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 का मॉड आ जाएगा। y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 का मॉड। z एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, z2 माइनस z1 का मॉड। इससे पहले y2 माइनस y1 क्यों किया, कौन से वाले में बेटा है, y2 माइनस y1 और ABC क्या है बेटा? DI पहले तुम ये बता दो तुम कौन सी क्लास के हो? आर यू फ्रॉम 12th क्लास? तुम 12th क्लास से हो या 11th से हो? DI कौन सी क्लास से हो बेटा तुम? 12th से हो तो फिर यार ये तो तुम्हें आना चाहिए, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये अपन ने लाइन की DR निकालने हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में अगर हमें इस
लाइन सेगमेंट का एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालना है? सीधा सीधा x2 माइनस एक्स1 का मॉड, y2 माइनस y1 का मॉड और z2 माइनस z1 का मॉड। ठीक है, अब एक और काम की बात आती है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन अनदर लाइन। ऐसा कई बार पूछा जाता है कि एक लाइन दे रखी है, एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उस सेगमेंट का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर आप यहां से एक टॉर्च जलाओगे, यहां से अगर एक टॉर्च जलाओगे तो इस लाइन सेगमेंट की छाया बनेगी, शैडो बनेगी उस लाइन के ऊपर। उस शैडो की लेंथ कितनी होगी? तो याद करो, अगर कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इस ए वेक्टर की हमें अगर छाया निकालनी हो, यानी हमें यहां से परपेंडिकुलर डालकर ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, तो ये वाला डिस्टेंस तो बन जाएगा ए का मॉड्यूलस इनटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, वो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी से निकाला जाता है। यानी कि मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है? मॉड ए कॉस थीटा निकल के आता है मॉड ए मल्टीप्लाइड बाई ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी ये प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट करना होगा, ए डॉट बी करना होगा, और नीचे ए का मॉड और नीचे बी का मॉड करना होगा। तो इस ए का बी का मॉड, एल एम एन का मॉड कितना होता है? 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और ये कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू 1 है, यानी सिर्फ ए डॉट बी बच जाएगा। ए डॉट बी बचने का मतलब लेंथ डायरेक्टली x2 माइनस x1 इंटू एल, y2 माइनस y1 इंटू एम और z2 माइनस z1 इंटू एन आ जाएगी। VA और DI तुमने सही लिखा, a cos थीटा दैट इज a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अच्छा, अभी तुम्हारी क्लास में हुआ नहीं है अभी तक। चलो फिर जितना तुम्हें समझ में आए उतना रखो, और जब क्लास में होगा तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि फिलहाल हमें स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे हैं उनका टारगेट इसी साल जेई देने का है, तो वो इसी साल जेई देने वाले हैं, यानी अपन क्रैश कोर्स और माइक्रो कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में अपन ने कवर किया कि एक लाइन सेगमेंट का दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, बड़े आराम से प्रोजेक्शन की लेंथ निकल के आ जाएगी। क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। सारी छोटी छोटी बातें इस पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट वेक्टर वाले चैप्टर में और 3D ज्योमेट्री में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को समझकर कई बार एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स ऑन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। फॉर्मूला अपन ने जब अप्लाई किया था तो अपन ने कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हो तो प्रोजेक्शन इस तरह का आएगा। सवाल में मैंने आपकी बात डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, जल्दी से इसकी प्रोजेक्शन की लेंथ निकाल दो। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है भैया, बहुत ही आसान है। हाँ, ABCDR है मिटाई के। (22) गड़बड़ है SP। 22/7 अमान का सही है। SP तुम्हारा गड़बड़ है यार, तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो मेरे बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, जल्दीबाजी करते हो। (22/7 बहुत सारे बच्चों ने सही निकाल लिया है। नमन ने भी सही निकाल लिया है। SN तुम्हारा नाम शायद मैं भूल गया हूँ, तुमने भी सही निकाला है। क्या वही सेम फॉर्मूला है पूरी 3D ज्योमेट्री में? आपको सिर्फ डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल दिखेगा, कुछ घुमा फिराया नहीं होगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या था कि इस लाइन सेगमेंट का अगर इस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना है, हमें करना है हमें करना है x2 माइनस x1 को L से मल्टीप्लाई प्लस y2 माइनस y1 को M से मल्टीप्लाई प्लस
Z2 माइनस Z1 को n से मल्टीप्लाई, मॉडुलस लगाना मत भूलना, हो सकता है ये वैल्यूज नेगेटिव आ रही हो, ठीक। तो x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, x2 माइनस x1 3 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई l कितना आ रहा है 6/7, प्लस y2 माइनस y1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और m कितना है 2/7, प्लस z2 माइनस z1 कितना आ रहा है -2 आ रहा है, और n कितना है 3/7। सॉल्व करने पर 22/7 ही आ रहा होगा। कितना आसान है, जवार का भी सही निकला है, SW SP DI तुमने सही निकाल लिया। स्नेहांजलि, अच्छा स्नेहांजलि तुम्हारा आंसर भी सही था 22/7। वेल डन बॉयज, आसान है। 3D ज्योमेट्री तो बहुत ही आसान है मेरे भाइयों, बहुत ही आसान है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट पे एज इट इज सवाल ही आता है, कुछ घुमाए फिराया नहीं होता उसमें, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना हो तो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है, तो अगर मुझे इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर पता चल जाए और इस लाइन के अलोंग कोई वेक्टर पता चल जाए, तो मैं कॉस थीटा को बड़े आराम से a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b कह सकता हूं। ये वेक्टर कैसे बनेगा, ये डायरेक्शन रेशियोज से बनेगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज। अब सोचो अगर डायरेक्शन रेशियोज नहीं दे रखे, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रखे हैं, तो फिर तो और आसान हो जाएगा। L1 M1 M1 L2 M2 N2 इनका a डॉट b करना है, और इनके मॉड्यूलस की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी कि कॉस थीटा डायरेक्टली निकल के आ जाएगा क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये a डॉट b किया है इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का अपन ने आपस में डॉट प्रोडक्ट किया है। क्लियर। बाई चांस अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हो, तो फिर a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b जो कि कॉस थीटा के बराबर होता है, यहां पर हमें अब की बार इसके भी मॉडुलस और इसके भी मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। ये पार्ट क्लियर हो तो यस लिखना फटाफट से, मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। स्लो चल रहे हैं आज अपन, थोड़े जल्दी करो थोड़ा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। प्रीवियस स्लाइड एक बार और दिखा दूं, ये वाली देख लो फटाफट से। ठीक है, चलो इससे पहले वाली में ये ऊपर वाला पार्ट ही तो था, ये ऊपर वाला पार्ट ही तो था इससे पहले वाली में। चैप्टर अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं बेटा। जवार ने फटाफट से आंसर दे दिया है, आई थिंक जवार ने ये क्वेश्चन कर रखा होगा। 4/3 4/3 4/3। अगर इस क्वेश्चन को या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जल्दी करना हो, तो मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं, अभी एक्सप्लेन करता हूं बेटा, रुको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं आपको एक काम की बात बता देता हूं कि डायगोनल भी नहीं, इनफैक्ट DR डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब डायरेक्टली काम में आ सकता है। ऐसा क्यूब जिसकी एजेस एक्सिस के पैरेलल हों, तो उसके 4 डायगोनल होते हैं, उनके DR होते हैं 1 1 1, एक तो सबका 1, और बारी बारी से एक एक -1 करते जाओ, 1 1 -1 1 -1 1 और -1 1 और 1। ये फंडा है। इसको एक्सप्लेन करूं क्या कि डायगोनल्स के DR ये कैसे निकल के आते हैं, ये ध्यान आपको अमान का सही आया है, जल्दी से बताना ये डायगोनल्स के DR कैसे निकलते हैं, ध्यान है या एक्सप्लेन करूं? याद है, चलो। तो अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बना रही है इन 4 चीजों के साथ, तो 2 लाइनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, लाइन के अलोंग वेक्टर चाहिए होता है। तो मान लिया मैंने उस लाइन के अलोंग वेक्टर a, b, c है, यानी ai कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है। तो कॉस अल्फा कैसे निकालूंगा, कॉस अल्फा आ जाएगा दिस डॉट दिस डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस कितना है, इसका मॉडुलस है 3। ये तो निकला कॉस अल्फा। हमें पूछा है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये बन गया। कॉस स्क्वायर बीटा यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो वो बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में √3 और आएगा,
और कॉस स्क्वायर बीटा करना है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बन जाएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3। इसी तरह से आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा 3। सबका एलसीएम सेम आ रहा है, सबका एलसीएम सेम आकर ऊपर वाले को एक साथ लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऊपर वाले होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो जो 2ab 2bc 2ac वाली टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिवली सब में एक एक बार माइनस आ रहा है, तो बचेगा सिर्फ 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया हमारा 4/3। नो नीड टू एक्सप्लेन, बता दो सर। चलो बता देता हूँ फटाफट से, ध्यान से देखना, बताने जा रहा हूँ मैं। यहां पे बता देता हूं। सपोज SI क्यूब है हमारे पास, ये तो ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हो गया सपोज A,0,0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये वाली z एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? A,0, क्योंकि x एक्सिस में a गया, y एक्सिस में ऊपर आ गया a। ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 0,A,0। ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 0,0,A। इसी तरह से ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 0,A,A। और ये वाला पॉइंट क्या आ गया? A,A,A। और ये वाला पॉइंट क्या आ गया? A,0,A। अब आप हर जो बेस में 4 पॉइंट हैं, हर पॉइंट को डायगनली ऑपोजिट पॉइंट के साथ पकड़ो और y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और z2 माइनस z1 करके उसके dr निकाल लो। किसका शॉर्टकट बेटा? एक्सपैंड करने में टाइम लग गया तो उसका तरीका बताया ना मैंने। जब a प्लस बी प्लस सी आ गया, फिर तीनों एक एक बार माइनस के साथ आ गए, तो जब वो सपोज a को आप पकड़ते हो तो a जब 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 प्लस की टर्म्स बना रहा होगा तो सिमिलरली वो a माइनस की टर्म्स भी बना रहा होगा। b प्लस के साथ जो जो प्लस की टर्म्स बना रहा होगा वो b माइनस की टर्म्स भी बना रहा होगा, तो वो सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। बच जाएगा सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 टाइम्स, क्योंकि ऊपर 4 ब्रैकेट है। गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस बड़ा आसान है। कॉस थीटा अपन ने निकाला था, क्या आया था? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 0 है, इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर। कोई ट्रिक है इसे जल्दी करने की? किसकी? कैलकुलेशन को जल्दी करने की? इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट मेथड? मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा डाउट। टाइम कम बचा है, आज की क्लास 4 बजे तक है, फटाफट से कवर करते हैं। और लाइंस अगर पैरेलल हैं तो जैसा हम 2D ज्योमेट्री में देखते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2, वैसा ही L1/L2 इज इक्वल टू M1/N2 इज इक्वल टू N1/N2 कर दोगे तो लाइंस क्या बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएंगी। सर ये तो डायरेक्शन कोसाइन की बात हो गई। डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हो तो सेम रिलेशन अप्लाइज इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। डायरेक्शन रेशियोज में भी सेम रिलेशन लगेगा। A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर के लिए, और A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 पैरेलल लाइंस के लिए। वैदिक मैथ्स यार मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा तब तुम्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है। फटाफट से ये वाला क्वेश्चन कर दो। फाइंड द dr ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। दो लाइनें हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, इसके भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है। इस लाइन के dr पूछ रहा है, बताओ जरा। जल्दी करो जल्दी।
जल्दीबाजी करते हो, मैं बोलता रहता हूँ जल्दी करो और तुम इतनी जल्दी करते हो कि कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर ही डालते हो। जो जो तुम आंसर निकालते हो ना, ये सारे तुम्हें ऑप्शन में मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। -2 2 12 3 1 -1, 3 लोगों के उत्तर आए और तीनों के अलग अलग तरीके के आए हैं, और तीनों के गलत हैं, बता दूं मैं, तीनों के गड़बड़ हैं। 5 -10 5 देखने में अच्छा नहीं लग रहा है यार, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। सिंप्लीफाई करके बताओ उसको थोड़ा। 5, 2, 3 भी गड़बड़ है यार, मेरी समझ से बाहर है। तुम इस तरह की कैलकुलेशन कैसे करते हो? एजी अपना नाम बताओ बेटा, एजी अपना नाम बताना बेटा। आर यू आकाश या अभिषेक? अंश, अंश, अंश ने सही जवाब निकाला है। मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि पता नहीं आप लोग इस तरह के भांति भांति के उत्तर कैसे निकाल रहे हो यार। डीआई ने भी सही निकाल दिया, वेल डन। क्या करना है बताओ जरा, क्या किया तुम लोगों ने, बताना जरा, क्या मेथड लगाया, जल्दी से बता दो। कैसे निकाले ये जो तरह तरह के उत्तर निकाले तुमने? 5, 2, 3 -3 -1 1, और भी कई तरह के आंसर आए, 3 1 -1 1 2 1, ये सब आंसर कैसे निकाले बताना जरा। कैसे निकाले उस डी आर के लाइन जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं? एक्सप्लेन करो जरा, तरीका बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट, और कोई? और कोई? क्रॉस प्रोडक्ट, और कोई? क्रॉस प्रोडक्ट, और कोई? क्रॉस प्रोडक्ट यूज किया तो यार, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में तुमने इतनी, मतलब इतनी जोरदार कैलकुलेशन कैसे करी कि इतना आसान सवाल। मैं आपको बता रहा हूँ 3D ज्योमेट्री का सवाल बहुत ही आसान होगा, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैलकुलेशन में कितनी गलतियां करते हो तरह तरह की। इस लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर है 1 2 3, और इस लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर है -2 1 4। इनका क्रॉस ही तो करना है। कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने के लिए डिटर्मिनेंट बनाते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, और ये वाली वैल्यूज लिख दो 1 2 3 और -2 1 और 4। तो आई कैप के साथ क्या आ रहा है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 8 -3 5, माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है? 4 + 6, प्लस के कैप के साथ क्या आ रहा है? 1 + 4 यानी कि 5। तो ये आ गया 5, -10, 5। इसको डी आर में कन्वर्ट करना है, यानी रेशियो ही तो बनाना है, तो रेशियो यानी कि 5 से डिवाइड कर दो, तो 1 -2 1। बहुत बहुत, मतलब शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे ये, तभी तो ऐसे उत्तर निकाल रहे हो यार। 1 3 1 3 1 1, 5 10 15, 5 10 15 भी गलत है क्योंकि 5 -10 15 आना था। कितना आसान था यार, कितना ज़्यादा आसान था बच्चों, मेरी रियली। कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या आप लोगों ने? बताना फटाफट से, कैलकुलेशन मिस्टेक करिए क्या, ये कोई नया तरीका लगा दिया है? सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना था बस। चलो फिर एक और क्वेश्चन कर दो फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में आ चुका है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस सेटिस्फाई द रिलेशंस, दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन। किया है क्या इस तरह का क्वेश्चन पहले, या मैं करके बताऊं पहले? करो फिर करो, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो। सर दोनों लाइन कहाँ हैं? अरे मेरे भाई, पड़ोस के नहीं दिए दो लाइन, आपको कहा है कि ऐसी कोई दो लाइनें हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो।
ऐसी कोई दो लाइनें हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालो। ये है सवाल, करो ट्राई। नहीं किया तो ट्राई करो ना, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ट्राई करो, शाबाश। नो आइडिया। चलो फिर 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चैट को ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और ध्यान से देखना और समझना। दो लाइनें हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस इन रिलेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर ये रिलेशन तो वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको, मान लो मैं आपको कहता कि यार ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको सॉल्व करके एल एम और एन की वैल्यू निकालो, तो तुम क्या बोलते हैं कि सर इक्वेशन तो 2 ही है, वेरिएबल 3 है। तो जब 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन रेशियो आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, एक पेज में ऐड कर लेता हूं क्योंकि एक पेज की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो m की वैल्यू निकाल ली मैंने, वो आई -3l -5n, -3l -5n, और ये वाली वैल्यू उठाकर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूं। क्या बन जाएगा, 6n इंटू m की जगह डाल दिया मैंने -3l -5n -2nl प्लस 5lm, तो 5l और m की जगह डाल दिया मैंने -3l -5n। दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो बन रहा है -18nl -30n² -2nl -15l² -25nl इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है 30n², ये बना 20, यानी कि प्लस में 45nl और प्लस में 15l² इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखाई दे रही है जिसमें n और l दो आ रहे हैं। पूरी इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, या तो n² से या l² से, किसी से भी डिवाइड कर दो। सपोज मैंने n² से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30 प्लस 45, और यहां पर l/n बन जाएगा। सिमिलरली n² से डिवाइड किया तो यहां पर l/n का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो अब दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है। कौन सा, n/l, l/n। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको अपन। 15 से डिवाइड कर दें तो बन गया 2, या एक काम करो 15 से डिवाइड किया तो बना l/n का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स l/n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। l/n का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स l/n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए अगर आप l/n को t मान लोगे तो आपको देखने में आसानी होगी। आपको इस तरह की क्वाड्रेटिक दिखाई दे जाएगी जिसके फैक्टर करना और जिसकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। ये फैक्टर हो गए t+1 इंटू t+2 इज इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू आई -1 और -2। t किसको माना था अपन ने, l/n को। l/n की वैल्यू या तो -1 आएगी या -2 आएगी। l/n इज इक्वल टू -1 या फिर l/n इज इक्वल टू -2, यानी कि l की वैल्यू -n या फिर l की वैल्यू -2n। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या किया मैंने कहा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो दूसरी इक्वेशन होगी वो दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। इन दो वेरिएबल में इक्वेशन तो एक ही बनी है, तो एक काम करो, या तो l² से डिवाइड कर दो या n² से डिवाइड कर दो। ऐसा करने पर एक ही वेरिएबल बच जाएगा। देखो कौन सा, l/n। उस वेरिएबल को t मानोगे तो बड़ी सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक के हिसाब से अपने पास दो सॉल्यूशन आए, या तो l इज इक्वल टू -n या फिर l इज इक्वल टू -2n। चाहो तो यहां पे भी डायरेक्टली फैक्टर कर सकते हो,
यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर कर सकते हो, तो एन और एल में रिलेशन वहाँ से भी आ जाएगा। एल इक्वल टू माइनस एन, और रिलेशन था मेरे पास, क्या रिलेशन था मेरे पास? रिलेशन था एम इज इक्वल टू -3L - 5N। मेरे पास था m इज इक्वल टू -3L - 5N। तो m की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो l को -n डालने पर ये बन गया 3N - 5N, यानी m की वैल्यू आई -2N। या फिर m की वैल्यू l को -2N डालूं तो ये बन जाएगा 6N - 5N, यानी n के बराबर। अब जो दो लाइनें हैं जिनके DC L, M, N थे, वो किस किस टाइप के बन सकते हैं? L की जगह डाला मैंने -n, M की जगह डाला मैंने -2N, N। या फिर दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? L की जगह डाला मैंने -2N, M की जगह डाला N और N की जगह डाला N, यानी कि -1 -2 1 या फिर -2 1 1। ये डायरेक्शन रेशियोज बन गए उन दो लाइंस के। चैट को ऑन करने जा रहा हूं, अगर समझ नहीं आया तो फटाफट से लिखना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं पूरा क्वेश्चन। अगर यहां तक क्लियर है तो इसके आगे चलता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो पूरा क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं, इफ यू वांट, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखना। यहां तक अगर क्लियर हो तो यस लिखना, क्लियर नहीं हो तो लिखना सर जो भी पार्ट समझ में नहीं आया वो दोबारा पूछ लेना। वाह सर क्या बात है, मजा आ गया। तुम्हें तो आ गया, मुझे नहीं आया यार, क्योंकि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक क्लियर है तो अब सोचो, एक लाइन है जिसके DR ये हैं, दूसरी लाइन है जिसके DR ये हैं। अब इनके बीच का एंगल निकाल के दिखा दो, इनके बीच का एंगल निकाल के दिखा दो। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? चलो मैं एक बार क्वेश्चन पूरा कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे डाउट पे आता हूँ MG, ठीक है? DI तुम्हारा वाला डाउट भी मैं अभी आऊँगा। तुम पहले ये वाला इनके बीच का एंगल निकाल दो जल्दी से। दो लाइंस के DR आ चुके हैं। 90 डिग्री कहाँ है यार, क्या बात करते हो? 90 डिग्री नहीं है। रिपीट कर दूँ? अभी कर देता हूँ, रुको अभी कर देता हूँ। पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास दो लाइंस आई उनके DR हैं -1 -2 1, और दूसरी लाइन है -2 1 1 -2 1 और 1। तो कॉस थीटा निकालने के लिए मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और √ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A1 A2 नहीं आएगा यार, A1 B1 C1 आएगा। अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। निकाला क्या किसी ने? कॉस थीटा की वैल्यू -1/6। वेल डन गाइस, वेल डन। कॉस थीटा की वैल्यू -1/6 आएगी। जवाहर का गड़बड़ है, कॉस इनवर्स 1/6 नहीं आ रहा है, कॉस इनवर्स -1/6 आ रहा है। कॉस इनवर्स 1/6 एक्यूट एंगल हो गया, कॉस इनवर्स -1/6 आ रहा है। हालांकि दोनों आंसर ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो एंगल है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स, नहीं दोनों आंसर सही नहीं है। कॉस इनवर्स -1/6 था करेक्ट आंसर, कॉस इनवर्स -1/6। अब मैं आता हूं MG की बात पर। MG पूरा रिपीट करूं क्या बेटा दोबारा? चलो मैं पूरा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चन जी मेंस में आ चुका है कि दो लाइंस हैं जिनके बीच में डायरेक्शन कोसाइंस का DR है बेटा, ABC DR हैं। DC निकाले तो DC तो इस तरह के आ रहे थे, ये DC गंदे गंदे हैं, इनको मैंने DR में बना लिया। कॉस इनवर्स -1/6 आ रहा है यार, देखो ये बन गया 2 -2 प्लस, अच्छा 1/6। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि एक्यूट वाला ऑब्ट्यूस वाला दोनों एक ही बात है, कोई बात नहीं, इसको प्लस का 1/6 कर लो। कॉस इनवर्स 1/6 और कॉस इनवर्स -1/6 दोनों आंसर आ रहे हैं। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जो आप लोगों को दिक्कत आ रही है इस सवाल में, किसने पूछा था? MG तुमने पूछा था। MG दोबारा देख लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं।
मेरे पास वेरिएबल थे 3, एल, एम और एन, इक्वेशन थी 2 ही। तो क्या किया मैंने, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की इक्वेशन वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। तो ऐसा होने के बाद मेरे पास 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन आ गई। कभी ऐसा बन जाए तो घबराना मत कि सर ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। सॉल्व तो नहीं होगी, लेकिन उन दोनों का रेशो निकल जाएगा। तो एल बाई एन को जब मैंने थोड़ी देर के लिए टी माना था, एल बाई एन को जब मैंने थोड़ी देर के लिए टी माना था, तो टी की 2 वैल्यू आई थी, एक -1 और एक -2। यानी एल बाई एन की वैल्यू -1 हो सकती है या फिर एल बाई एन की वैल्यू -2 हो सकती है। उसके हिसाब से मैंने m की वैल्यू भी निकाल ली। तो m की वैल्यू अगर निकाली तो उसके बाद एल एम एन के 2 सेट बन रहे हैं। वो दोनों सेट अलग अलग लाइनों के हैं, अलग अलग लाइनों के हैं। तो उसके हिसाब से डायरेक्शन रेशियोज आ गए मेरे पास। डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/6 भी आ सकती है, -1/6 भी आ सकती है। कैसे कि इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1, 2, -1 आ जाएंगे, और उसके डायरेक्शन रेशियोज -2, 1, 1 ले लूँ। इनका अगर मैं कॉस थीटा निकालूंगा तो -1/6 आएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, +1/6 और -1/6 दोनों करेक्ट आंसर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला तुम क्या समझाना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं यार। आई डोंट नो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से तुम कैसे करना चाह रहे हो, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करो। कैसे होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन से, अगर तुम लिख पाओ चैट में पूरा। डबल ए, तुम्हें थ्योरी क्लासेस किस तरह की चाहिए? वेयर कैन आई फाइंड थ्योरी क्लासेस? किस तरह की थ्योरी क्लासेस चाहिए? कंप्लीट एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टाइप की थ्योरी क्लासेस चाहिए? डबल ए, तुम पूछ रहे हो कि थ्योरी क्लासेस किस टाइप की? बिल्कुल एकदम स्क्रैच से। एमजी को समझ में आ गया, गुड। डीआई, तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूं मैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का अगर कोई तुम मेथड जानते हो, दूसरी लाइन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे अगर एक एन या एल के रेस्पेक्ट में। उसके बाद क्या होगा बेटा, आई डोंट नो, मैंने इस तरह का मेथड देखा नहीं है कभी। चलो मैं चेक कर लूंगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से हो सकता है क्या। अगर हो सकता हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये अपन ने कुछ कुछ बेसिक बातें सीखी है ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे बेसिक बात क्या है? 2D में बेसिक बात क्या होती है लाइन के लिए, कि लाइन की इक्वेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप का मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, कितना एंगल बना के जा रही है। उसी तरह से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में वो एक एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, उससे पार नहीं पड़ेगी, उससे काम नहीं चलेगा। तो हमें तीनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये चाहिए होता है। तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनते हैं अल्फा, बीटा, गामा, हम उनका कोसाइन लेते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा लेते हैं और उनको डिफाइन करते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइंस। उन्हीं के प्रोपोर्शनल कुछ नंबर बना लूं तो वो बनते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो का मतलब है कि जो भी तीन वैल्यूज आ रही ना, उनको आई कैप, जे कैप, के कैप मान लो, तो उस लाइन की डायरेक्शन का एक वेक्टर मिल जाता है। इन द सेम वे अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखी हो तो भी उनको आई कैप, जे कैप, के कैप मान लो, तो लाइन की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक, मैं चेक कर लूंगा बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड। आई विल चेक, अगर ये पॉसिबल है तो मैं जरूर आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। मे बी अगर ये पॉसिबल हुआ तो हो सकता है उससे थोड़ा जल्दी हो जाए। ठीक, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बेसिक बातें अपन ने कवर की है। नेक्स्ट क्लास में अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। डीपीपी इसके ऊपर मिल जाएगी, जरूर करना, डीपीपी किया करो यार, ताकि एक चांस मिल रहा है आपको। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है या उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको एक चांस मिल गया। सोल्यूशन देख लिया आपने, उससे फायदा इतना नहीं होगा। सोल्यूशन देख लिया, हाँ सर ठीक है समझ में आ गया, पर उस क्वेश्चन के पीछे कोई अगर भावना है, कोई उसके पीछे कोई ट्रिक है, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट है, क्लास में पूछोगे तो हो सकता है 2 बातें फालतू बताऊंगा। इसलिए पहले डीपीपी को ट्राई किया करो, नहीं हो तो सोल्यूशन देखा करो, और सोल्यूशन देख के भी आपको कुछ डाउट लगे तो क्लास में पूछा करो जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। शाम को अपनी फिर से क्लास है 7 बजे। आज की क्लास है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और नेक्स्ट अपनी जो माइक्रो कोर्स की क्लास होगी वो होगी 9 फरवरी को 3D ज्योमेट्री पार्ट 2। ठीक, मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं शाम को, ओके, बाय बाय।
डीपीपी कहाँ मिलेगा? डीपीपी बेटा यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा डीपीपी। लाइव लेसन्स में जाओगे ना, लाइव लेसन्स में जाओगे, माइक्रो कोर्स में मैथमेटिक्स पे जाओगे, तो ये तो अभी जो लाइव चल रही है ये क्लास है। कुछ टाइम के बाद ये क्लास पास्ट लाइव लेसन्स में दिखनी शुरू हो जाएगी। पास्ट लाइव लेसन्स में व्यू लेसन मटेरियल, यहाँ पे आपको डीपीपी मिल जाएगी। ठीक, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.